सुप्रभात बच्चों, नवीं कक्षा के विद्यार्थियों। धूल पाठ पिछले दिनों हम देख रहे थे। तो धूल पाठ बताते हुए रामविलास शर्मा ने हमें कई उदाहरण दिए थे। पिछले रिकॉर्डिंग को आप ध्यान से सुनिए, आपको पता चल जाएगा कि रामविलास शर्मा हमसे क्या क्या कहना चाहते थे। अब रामविलास शर्मा और कई उदाहरण देकर धूल के महत्व पर प्रकाश डाल रहे हैं। तो मैं आज आपको आगे का भाग पढ़ के बताता हूँ। तो पेज नंबर 8, यहाँ पर देखिए आगे क्या होता है। पेज नंबर 8 थर्ड पैराग्राफ, पेज नंबर 8 थर्ड पैराग्राफ। हाँ, शरीर और मिट्टी को लेकर संसार की आसारता पर बहुत कुछ कहा जा सकता है, परंतु यह भी ध्यान देने की बात है कि जितने सार तत्व जीवन के लिए अनिवार्य है वे सब मिट्टी से ही मिलते हैं। जिन फूलों को हम अपनी प्रिय वस्तुओं का उपमान बनाते हैं वे सब मिट्टी की ही उपज है। रूप, रस, गंध, स्पर्श इन्हें कौन संभव करता है? माना कि मिट्टी और धूल में अंतर है, लेकिन उतना ही जितना शब्द और रस में होता है, देह और प्राण में होता है, चांद और चांदनी में होता है। मिट्टी की आभा का नाम धूल है और मिट्टी के रंग रूप की पहचान उसकी धूल से ही होती है। अब यहाँ पर लेखक रामविलास शर्मा हमें दो शब्दों का अंतर स्पष्ट करना चाहते हैं, और ये दो शब्द क्या है? एक है धूल, दूसरा है मिट्टी। ಈಗ ರಾಮವಿಲಾಸ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಎರಡು ಶಬ್ದದ ಅಂತರವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮಣ್ಣು, ಒಂದು ಧೂಳು. ಈಗ ಧೂಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮಣ್ಣು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆನಾ ಅಥವಾ ಎರಡು ಒಂದೇನಾ? ಈಗ ಅದು ನಾವು ನೋಡೋಣ. तो यहाँ पर वो कहते हैं कि माना कि मिट्टी और धूल में अंतर है, लेकिन उतना ही है जितना रस और शब्द में है। शब्द और रस में, शब्द यानी मैं जो बोल रहा हूँ, रस यानी मैं उन्हीं शब्दों को कविता के रूप में बोल रहा हूँ। जब मैं उन्हीं शब्दों को कविता के रूप में बोल रहा हूँ तो वो रस कहलाता है। तो यहाँ पर उतना ही अंतर है धूल और मिट्टी में जितना देह और प्राण में अंतर है, उतना ही अंतर है जितना चांद और चांदनी में अंतर है। चांद भी आसमान में है, चांदनी भी है। देह भी शरीर में है, शरीर ये देह से बना है, प्राण भी है। तो यहाँ देह और शरीर दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। चांद और चांदनी दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। मिट्टी की भी आभा का नाम धूल ही है। मिट्टी के रंग रूप की पहचान उसके धूल से ही होती है। तो मिट्टी के रंग होते हैं अनेक। एक काली मिट्टी है, एक लाल मिट्टी है, एक सेंधे रंग की, थोड़ी पीले रंग की मिट्टी होती है। तो यहाँ पर धूल और मिट्टी दोनों एक ही है, ये कहना चाहते हैं रामविलास शर्मा। ಧೂಳು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಈ ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು। आगे देखो, ग्राम भाषाएं अपने सूक्ष्म बोध से धूल की जगह गर्द का प्रयोग कभी नहीं करती। धूल वह जिसे गोधूली शब्द में हमने अमर कर दिया है। अमराइयों के पीछे छिपे हुए सूर्य की किरणों में जो धूली सोने को मिट्टी कर देती है, सूर्यास्त के उपरांत लीक पर गाड़ी के निकल जाने के बाद जो रुई के बादल की तरह या ऐरावत हाथी के नक्षत्र पथ की भांति जहां की तहां स्थिर रह जाती है। चांदनी रात में मेले जाने वाली गाड़ियों के पीछे जो कवि कल्पना की भांति उड़ती चली जाती है, जो शिशु के मुंह पर फूल की पंखुड़ियों पर साकार सौंदर्य बनाकर छा जाती है, उसे धूल
उसका नाम है, उसी को धूल कहा जाता है। तो बच्चों यहाँ ध्यान से सुनो, यहाँ उन्होंने कई उदाहरण दिए हैं धूल के बारे में। धूल अक्सर उड़ती कब है? धूल का उड़ने का एक समय है और वो समय है सूर्यास्त, यानी जब सनसेट हो जाता है। सनराइज नहीं, सनसेट यानी सूर्यास्त ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ। ಸಾಯಂಕಾಲ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೋಧೂಳಿ ಸಮಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ। ಈ ಗೋಧೂಳಿ ಸಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಗೋಧೂಳಿ ಸಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಳ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತವೆ। ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೋಗುವಾಗ ಅವರ ಕಾಲದಿಂದ ಏನು ಧೂಳು ಏಳ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಗೋಧೂಳಿ ಅಂತೀವಿ। ಅಂದರೆ ಈ ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಾಹನಗಳು, ಗಾಡಿಗಳು ಅದೂ ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತವೆ। ಅವಾಗ ಆ ಗಾಡಿ ಚಕ್ರದಿಂದ ಏನು ಧೂಳು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ಧೂಳು ಅಂತೀವಿ। ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಮುಖಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಧೂಳು ಹಚ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅದೂ ಧೂಳು। ಹೂವಿನ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಣ್ಣಿನ ಕಣಗಳು ಕೂತಿವೆ ಅದೂ ಸಹ ಧೂಳು ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲೇಖಕರು। ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಧೂಳಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। देखिए, धूल पर कितने कवियों ने अपनी कलम नहीं तोड़ दी, लेकिन यह गोधूली गांव की अपनी संपत्ति है जो शहरों के बाटे नहीं पड़ी। एक प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता के निमंत्रण पत्र में गोधूली की बेला में आने का आग्रह किया गया था, लेकिन शहर में धूल धक्कड़ के होते हुए भी गोधूली कहाँ, यह कविता की विडंबना थी। और गांव में भी जिस धूली को कवियों ने अमर किया है वह हाथी घोड़ों पर पग संचालन से उत्पन्न होने वाली धूल नहीं है, वरन गोपालों के पदों की धूली है। यहाँ लेखक कहना चाहते हैं कि गोधूली पर कईयों ने कई तरह की कविताएं लिखी, कईयों ने अपने कलम को लिख कर तोड़ डाला, यानी गोधूली पर वो कविताएं नहीं बना पाए। यानी लेकिन यहाँ कई लोगों ने इस पर प्रयास किया और कई लोग इसमें यशस्वी भी हुए और आखिर गोधूली पर, धूल के कणों पर उन्होंने कविताओं की रचना कर ही डाली। तो यहाँ वो क्या कहना चाहते हैं सुनिए, नीच को धूरी समान वेद वाक्य नहीं है, सती उसे माथे से, योद्धा उसे आंखों से लगाता है। यूलिसीस ने प्रवास से लौटने पर इथाका की धूली चूमी थी। यूक्रेन के मुक्त होने पर एक लाल सैनिक ने उसी श्रद्धा से वहां भी धूल का स्पर्श किया था। श्रद्धा, भक्ति, स्नेह इनकी चरम व्यंजना के लिए धूल से बढ़कर और कौन साधन है। यहाँ तक कि घृणा, असूया आदि के लिए भी धूल चटाने, धूल झाड़ने आदि की क्रियाएं प्रचलित है। देखो बच्चों, धूल का महत्व तब बढ़ जाता है जब हम अपने गांव की मिट्टी को, जमीन की मिट्टी को ऐसे लेकर अपने माथे पर लगाते हैं। नीचे की मिट्टी को उठाकर जब माथे से लगाया जाता है तब उसकी कीमत 10 गुना बढ़ जाती है। तो यहाँ धूली की कीमत बताते हुए वो कहना चाहते हैं कई उदाहरण देकर। एक यूलिसीस गांव का एक प्रवासी, उसका उदाहरण वो देते हैं। दूसरा यूक्रेन का उदाहरण देते हैं, यूक्रेन के सैनिक ने क्या किया उसके विषय में बताते हैं। और जब व्यक्ति कई सालों बाद अपनी मातृभूमि पर लौट आता है तो मातृभूमि की यही धूल को जब अपने सर से लगाता है तो ये धूल की कीमत कितनी बढ़ जाती है, इसके विषय में लेखक हमें यहाँ बताना चाहते हैं। धूली, धूल, धूली, धूली, धूली,
चार शब्द कहे हैं उन्होंने, एक धूली, दूसरा धूली, यानी यहां पर एक ह्रस्व है, एक दीर्घ है। जरा गौर से देखो किताब में, तो चार अलग अलग शब्द दिए हैं, लेकिन चार अलग अलग व्यंजनों से वो एक ही बात करना चाहते हैं कि धूल जीवन का यथार्थवादी गद्य, धूली उसकी कविता है, धूली छायावादी दर्शन है जिसकी वास्तविकता संदिग्ध है, और धूली धूरी लोक संस्कृति का नवीन जागरण है। इन सब का रंग एक ही है, रूप में भिन्नता जो भी हो, मिट्टी काली पीली लाल जो भी हो, तरह तरह की होती है, लेकिन धूल कहते ही शरत के धूले उजड़े बादलों का स्मरण हो आता है। धूल के लिए श्वेत नाम का विशेषण अनावश्यक है, वह उसका सहज रंग है। तो यहां वो कहते हैं धूल अलग अलग रंग की हो सकती है, लाल पीली काली, लेकिन ये धूल का महत्व यहां जो उसका विशेषण यहां दिया गया है कि वो सहज रंग की है। तो धूली क्या है? तो धूल, धूली, धूली, धूरी, ये चारों भी विशेषण हमें यही बताते हैं कि धूल किस प्रकार से व्यक्ति को उसके मिट्टी से, उसके देश से जोड़कर रखती है। आज हम हमारी मातृभूमि के लिए युद्ध करते हैं, लड़ते हैं, अपने प्राणों की बलि देते हैं। किस लिए? इसी मिट्टी की धूल के लिए, इसी धूल को अपने माथे से लगाकर हम युद्ध करने के लिए निकल पड़ते हैं। तब इस धूल शब्द की विशेषता, इसकी महत्ता बढ़ जाती है। तो यहां पर हमारी देशभक्ति धूल को माथे से न लगाए तो कम से कम उस पर पैर तो रखे। किसान के हाथ पैर मुंह पर छाई हुई यह धूल हमारी सभ्यता से क्या कहती है? हम कांच को प्यार करते हैं, धूली भरे हीरे में धूल ही दिखाई देती है, भीतर की कांति आंखों से ओझल रहती है, लेकिन ये हीरे अमर है और एक दिन अपनी अमरता का प्रमाण भी देंगे। अभी तो उन्होंने अटूट होने का ही प्रमाण दिया है। हीरा वही घन, चोट न टूटे, वे उलटकर चोट भी करेंगे और तब कांच और हीरे का भेद जानना बाकी न रहेगा। तब हम हीरे से लिपटी हुई धूल को भी माथे से लगाना सीख जाएंगे। अब यहां लेखक हमसे कहते हैं कि सच्ची देशभक्ति क्या है? सच्ची देशभक्ति वो है जब आप अपने धरती से प्रेम करोगे, चाहे आप किसान हो, चाहे आप सैनिक हो, आप इस मिट्टी से जुड़े हुए हो। और याद रखो, यहां पर धूल और हीरे में क्या अंतर है? धूल और हीरे में वही अंतर है, जो व्यक्ति अपने देश से सच्चा प्रेम करता है उसे ये धूल हीरे के समान नजर आती है, और जो व्यक्ति अपने देश से सच्चा प्रेम नहीं करता उसे यही धूल टूटे हुए कांच के टुकड़े के समान लगती है। ಈಗ ಒಂದು ಗಾಜಿನ ಟುಕಡಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ವಜ್ರ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅಂತರ ಇದೆ. ವಜ್ರ ನಾವು ರಾಜ ಅವರ ಕಿರೀಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಯಾರು ಅರಸಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಿರೀಟದಲ್ಲಿ ಆ ವಜ್ರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊತಾರೆ. ಈ ಗಾಜಿನಿಂದ ಏನು, ಅದು ಬರೀ ಗ್ಲಾಸ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬಹುದು, ಒಂದು ಬೌಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಟ್ಟೆ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೇನೂ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಭಿಮಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅದು ಅಭಿಮಾನ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಅದು ಡೈಮಂಡ್ ಗತೆ ಇರಬೇಕು, ಗಾಜಿನ ಗತೆ ಇರಬಾರ್ದು. ನಕಲಿ ಅಭಿಮಾನ ಇರಬಾರ್ದು ದೇಶದ ಮೇಲೆ, ಅಸಲಿ ಅಭಿಮಾನ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ದೇಶದ ಸಲುವಾಗಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ,
ದೇಶವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ಸಲುವಾಗಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. हम अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं, हम इस धूल से जुड़े हुए हैं. जब ये बात हम स्पष्ट कर देंगे तो जीवन में हमें कभी कोई कष्ट नहीं आएगा. हमें इसे एक ऊंचा स्थान देना है. हीरे के समान हमें धूल को रखना है. धूल हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है यह हमें समझना है. धूल का संबंध हमारी मातृभूमि से है, हमारी मिट्टी से है, और इससे हमें प्रेम करना सीखना चाहिए. रामविलास शर्मा के मन में इतने सारे विचार कैसे आए? केवल भोलानाथ को धूल में खेलते हुए देखकर उनके मन में देशभक्ति तक का बड़ा विचार आ गया और वो सोचने लगे कि देशभक्ति ही सब कुछ है, देशभक्ति ही सर्वोत्तम है. देशभक्ति से ही हम अपनी और अपने देश की उन्नति कर सकते हैं. देश प्रेम होना चाहिए. धूल से जुड़े हुए हो तो तुम में देश प्रेम आएगा. एक किसान अगर मिट्टी से नफरत करने लगे तो क्या होगा? किसान अगर मिट्टी से नफरत करने लगे तो हमारा पेट पालना हमारे लिए कठिन हो जाएगा. किसान मिट्टी से, धूल से प्रेम करता है, इसीलिए हम सुरक्षित हैं. अगर हमारा सैनिक इस मिट्टी से प्रेम करना छोड़ दे तो कल हमारा जीवन असुरक्षित हो जाएगा. आज हम देख रहे हैं अफगानिस्तान में क्या हो रहा है. अफगानिस्तान में सैनिक अपना ही देश छोड़कर भाग रहे हैं. आतंकवादी तालिबानियों से डरकर वो अपना ही देश छोड़कर भाग रहे हैं. तो वो देश की मिट्टी से प्रेम करना नहीं जानते. देश की मिट्टी से प्रेम करने वाला व्यक्ति कभी भी इस देश को छोड़कर नहीं जाएगा. इस धूल को, इस मिट्टी को छोड़कर वो कभी नहीं जाएगा. लेकिन आज क्या हो रहा है दुनिया में? बच्चों, हमें इसे सीखना है. हमें अपनी मिट्टी से सदा ही वो प्रेम करना है. हमें अपनी मिट्टी से हमेशा जुड़े रहना है. चाहे आप किसान हो, चाहे आप सैनिक हो, आपको इस देश की मिट्टी से हमेशा प्रेम करना सीखना चाहिए. यही धूल पाठ हमें सिखाता है. धूल से हम सिर्फ यही बात सीख सकते हैं बच्चों. तो आज के लिए इतना ही. आज ये पाठ समाप्त होता है. और मैंने आपको इसके प्रश्नोत्तर भेजे हैं PDF के रूप में. अब इसका बचा हुआ जो भी व्याकरण भाग है वो अगले सप्ताह मैं PDF के रूप में भेजूंगा. आप उसे अच्छी तरह से लिख लीजिए. 9वीं कक्षा के और 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा लिखान आना चाहिए, और वो जितना अच्छा लिखना सीखेंगे आने वाले भविष्य में उन्हें उसका उतना ही लाभ होगा. मिलते हैं अगले पीरियड में. धन्यवाद.